नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 7 अगस्त 2020 है, दिन है फ्राइडे। दिन की शुरुआत करेंगे कार्ल सैगन के एक कोट के साथ। इमेजिनेशन विल ऑफन कैरी अस टू वर्ल्ड्स दैट नेवर वेयर, बट विदाउट इट वी गो नोवेयर। इमेजिनेशन जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप किसी चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकते तो फिर वो आपकी रियलिटी भी नहीं बन पाएगी। थिंक अबाउट इट। मैं चाहता हूँ कि आप इन सारी चीज़ों के बारे में सोचें। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज यानी कि यूपीएससी आईएएस एग्ज़ाम के लिए है। ये आपकी प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स को कवर कर लेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर है 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। इसमें सबसे पहला आर्टिकल जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इट्स अबाउट रिसर्च। उसके बाद बात करेंगे कार्टोग्राफिक। कार्टोग्राफिक यानी कि मैप के साथ जुड़ा हुआ चैलेंज। कार्टोग्राफिक चैलेंज, ये जो पाकिस्तान ने अभी कुछ टाइम पहले एक नया अपना मैप जो रिलीज़ किया है वो हम देखेंगे। स्ट्रेइंग इनटू ट्रबल्ड वाटर्स, ये भारत और पाकिस्तान के फिशरमैन के ऊपर लिखा गया एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। और इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है। ये आर्टिकल लिखा है सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये कश्मीर में काम करते हैं और वहाँ की ग्राउंड रियलिटी के बारे में उन्होंने बताया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और बाद में कुछ न्यूज़ आइटम्स को देखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आपको याद होगा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। रेगुलर स्टूडेंट्स आपको इजीली याद आ जाएगा। मैंने कहा था कि यूएसए आज जहाँ पर भी हैं, यूएसए देख लीजिए, फिर इज़राइल हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनकी एक चीज़ आपको कॉमन देखने को मिलेगी और वो ये है कि ये सारे देश रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। मैंने कई बार एक गोल्डन ट्रायंगल के बारे में भी आपको बताया है। अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो लेट मी टेल यू अगेन, और आप पुराने स्टूडेंट हैं तो एक रिवीजन कर लेते हैं। गोल्डन ट्रायंगल जो मैं कहता हूँ यहाँ पर, और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है कि आपके देश का डेवलपमेंट, आपके देश का ग्रोथ तभी होगा और एक अच्छी स्पीड से तब हो सकता है जब आप एक तरफ यूनिवर्सिटीज़ या फिर जो एकेडमिक वर्ल्ड हम कहते हैं उनको रखें, दूसरी तरफ आपकी इंडस्ट्री, और एक तरफ आएगी आपकी सरकार। सरकार जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को फंड प्रोवाइड करेगी। सरकार यूनिवर्सिटीज़ को अच्छी पॉलिसी प्रोवाइड करेगी। सबसे इम्पोर्टेंट है स्वतंत्रता, फ्रीडम प्रोवाइड करेगी। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये फ्रीडम, फंड, पॉलिसी, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए अच्छे जो यंग ब्राइट माइंड्स हैं उनको रिसर्च करने की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि पीएचडी हैं, मास्टर्स में रिसर्च करना, एक्सेट्रा। और फिर यूनिवर्सिटी जो है वो इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करेगी। इंडस्ट्री जो है वो भी बहुत सारे अलग अलग रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग प्रोवाइड करती हैं, टेक्निकल नॉलेज और एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करती है। तो ये जो तालमेल है, और फिर इंडस्ट्री और गवर्नमेंट भी मिलकर काम करती है, तो ये जो एक तालमेल है इन तीनों के बीच में, ये हमें इन सारे देशों में देखने को मिलता है, राइट। और यही तालमेल हमें हमारे देश में भी डेवलप करना है। ओके, आज का ये जो आर्टिकल है ये लिखा है आर.बी. ग्रोवर साहब ने। आर.बी. ग्रोवर साहब जो हैं ये एमिरेटस प्रोफेसर हैं होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट के, और एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो हैं उनके मेंबर भी हैं, राइट। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो आर्टिकल लिखा है इस व्यक्ति के पास इस फील्ड का एक्सपर्ट नॉलेज है। The Government of India is in the process of revisiting Science, Technology and Innovation STI policy. Government of India STI policy को फिर से revisit यानी कि revise करना चाहती हैं। The policy will guide the agencies of the government mandated with funding research in higher education institutions and national laboratories. ये जो पॉलिसी हैं, ये जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की, जो अलग अलग रिसर्च को फंडिंग प्रोवाइड करती हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस या फिर नेशनल लेबोरेटरीज़ में, तो उनके लिए एक गाइड बुक या फिर एक गाइडेंस के तौर पर काम करेगा ये एसआईटी पॉलिसी का डॉक्यूमेंट। प्रश्न ये है कि हमें किस प्रकार की रिसर्च को फंडिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। हम कुछ यहाँ पर टेक्निकल टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़ इस आर्टिकल में कवर नहीं की गई है,
फिर सोसाइटी के साथ जुड़े हुए, या फिर सोशियोलॉजी के साथ जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, म्यूज़िक हैं जो ऑफकोर्स आर्ट का पार्ट है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिसमें हमें फंड्स प्रोवाइड करने की आवश्यकता है। देखिए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ये चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये सोसाइटी के लिए हैं। सोसाइटी के बिना साइंस का कोई उपयोग नहीं, साइंस के बिना सोसाइटी जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसको हमें अलग नहीं देखना चाहिए, इसको एक ही तरीके से हमें देखना चाहिए। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है, हम कहते हैं कि देखिए हमारे देश की पैटर्न भी आप देख लीजिए, आईआईएम हैं, फिर आईआईटीज़ हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हैं। तो ये साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों के साथ जुड़े हुए जो इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनको उनका बड़े नाम हैं। इंजीनियरिंग के बहुत सारी कॉलेजेस फेमस हैं, लेकिन आर्ट, सोशियोलॉजी और उन सारी चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस हमने नहीं दिया। ये भी इम्पोर्टेंट है, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है, इनका नाम है विलियम शॉकली, और आपके लिए आज एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि विलियम शॉकली साहब को नोबेल पुरस्कार मिला है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किस फील्ड के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला है, किस फील्ड में उनको ये नोबेल पुरस्कार मिला है? स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आपके जो आंसर्स हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है, लाइव चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट सेक्शन में, राइट? ओके। तो विलियम शॉकली साहब ने 1956 में एक चीज़ बताई थी कि ये जो कुछ शब्द हम ऐड कर देते हैं रिसर्च के आगे, प्योर रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, अनरिस्ट्रिक्टेड रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, बेसिक रिसर्च, एकेडमिक रिसर्च, इंडस्ट्रियल रिसर्च, प्रैक्टिकल रिसर्च, एक्सेट्रा, are being used frequently in a derogatory sense. On the one hand, to be little practical objectives of producing something useful, and on the other hand, to brush off the possible long run value of explorations into new areas where a useful outcome cannot be foreseen. लेट मी ट्रांसलेट इट फॉर यू, मेक इट ईजी फॉर यू। यहाँ पर विलियम शॉकली साहब ने ये बताया कि ये सारे जो शब्द हैं, प्योर, अप्लाइड, अनरिस्ट्रिक्टेड, फंडामेंटल, बेसिक, एकेडमिक, इंडस्ट्रियल, प्रैक्टिकल, एक्सेट्रा, इनका जब हम इस्तेमाल करते हैं तब क्या होता है कि हम जो एक मीन्स हम क्या देखते हैं, एक शॉर्ट टर्म या फिर ये जो शॉर्ट टर्म में जो आउटकम है उसके ऊपर हमारा फोकस रहता है। दो जो पॉसिबल लॉन्ग रेंज वैल्यू है किसी चीज़ के ऊपर आपने रिसर्च की, और 5 साल 10 साल के बाद इसकी जो इम्पैक्ट है वो हम देख नहीं पाते, और जब देख नहीं पाते तब उसकी वैल्यू भी हमें हम उतनी ज़्यादा उस चीज़ को वैल्यू भी नहीं करते। रफली स्पीकिंग ऐसा ही कुछ उन्होंने कहा था, और वो हमारे देश के लिए काफ़ी फिट बैठता है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने कुछ नए नाम दिए हैं, और ये नए नाम गलत नहीं है, ये नए नाम अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल नासा जो है, तो नासा ने एक नाम दिया है टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल। तो अलग अलग लेवल तय किए जाते हैं कि टेक्नोलॉजी कब मीन्स डेवलप हो सकती है या फिर किस लेवल के ऊपर है। फॉर एग्जांपल एक TRL1 है, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 1। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ डील करती है और ज़्यादातर एकेडमिक फील्ड में लिमिटेड होती है। ये एक स्टेज जो है ये एकेडमिक लेवल पर लिमिटेड होता है। होप इट्स मेकिंग सेंस। लेट मी ड्रॉ वन पिरामिड हियर ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, तो लेट्स से नासा ने 3 लेवल्स बनाए हैं। TRL1 तो ये हो गया आपके यूनी या फिर एकेडमिक लेवल की बात है। फिर TRL2 हैं और फिर TRL हैं, राइट। तो ऐसे 3 लेवल नासा ने बनाया। TRL2 जो है वो टेक्नोलॉजी को एक कॉन्सेप्ट के लेवल तक ले जाता है, एकेडमिक वर्ल्ड से थोड़ा बाहर निकलकर कॉन्सेप्ट के लेवल तक ले जाता है। और TRL फ्रेमवर्क जो हैं ये एक बहुत ही एडवांस्ड लेवल पर जो कॉन्सेप्ट हैं उनकी टेस्टिंग की जाती है लेबोरेटरी एनवायरनमेंट, और फिर बाद में प्रोटोटाइप बनाए जाते हैं और फिर एक्चुअल इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाता है। बहुत ही एक सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँगा, वक्त तो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन एक सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है, उसका नाम है इनोवेशन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो एक सब्जेक्ट चूज़ करना था, और उस टाइम पर ये नया सब्जेक्ट था इनोवेशन मैनेजमेंट, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था इनोवेशन मैनेजमेंट। तो इनोवेशन मैनेजमेंट की आज भी एक चीज़ मुझे याद है, शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास में हमें इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया था। इन्वेंशन और इनोवेशन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है।
एक है इन्वेंशन और एक है इनोवेशन। इन्वेंशन जो है वो लेबोरेटरी में होता है। जब मैं लैब बताऊं तो मैं आपको यूनि भी कह सकता हूं, मैं आपको ये भी कह सकता हूं किसी बहुत सारी कंपनी जैसे कि होंडा जो हैं, तो होंडा कंपनी की खुद की लैब्स हैं, उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पूरा एक अलग से डिपार्टमेंट है। तो उनकी भी ऐसी लैब्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, नॉट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, लेकिन जो प्रयोगशाला हम कहते हैं, तो ऐसी प्रयोगशाला में आपने किसी चीज़ को बनाया तो दैट इज़ इन्वेंशन। कोई नई चीज़ को बनाया तब वो इन्वेंशन है। लेकिन यही इन्वेंशन को जब आप मार्केट तक ले जाते हैं, और ये जितना हमें आसान लगता है उतना है नहीं, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है यहाँ पर, लेकिन फिर आपने जब फाइनली इस चीज़ को मार्केट में लॉन्च कर दिया, लोग इसका इस्तेमाल करने लगे, जैसे कि रेडिएशन और ये सारी चीज़ों की रिसर्च की वजह से, फिर फाइनली आपको क्या देखने को मिलता है? अब माइक्रोवेव जो हम इस्तेमाल करते हैं हमारे घरों में, राइट। तो इन्वेंशन किसी एक चीज़ का हुआ और उसके ऊपर से फिर इनोवेशंस होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब आप इन्वेंशन को यूज़र फ्रेंडली बना देते हैं और हर कोई इसको यूज़ कर पाए, और फिर मार्केट में जब इसको लॉन्च करते हैं, तब वो बन जाता है इनोवेशन, राइट। तो ये एक डिफरेंस है। तो सेम थिंग अप्लाइज हियर। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझे इसको, तो शायद आपको समझ में आ जाए कि टीआरएल जो है ये एक इन्वेंशन, टीआरएल लेवल 1 जो है ये इन्वेंशन की बात हो रही है। फिर उसका नेक्स्ट स्टेज है टीआरएल 2, और टीआरएल फ्रेमवर्क जो है, या फिर जस्ट टीआरएल जो है, ये इनोवेशन लेवल की बात है। तो यहां पर यह बात बताई गई है कि एकेडमिक रिसर्च और पोस्ट एकेडमिक रिसर्च, ये भी टर्मिनोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं कि एकेडमिक रिसर्च यानी कि जो मैंने आपको इन्वेंशन के बारे में बताया, और पोस्ट एकेडमिक रिसर्च जो है, वी आर टॉकिंग अबाउट इनोवेशन। बोथ एआर एंड पीएआर जनरेट नॉलेज विच इज़ नेसेसरी फॉर नेशनल डेवलपमेंट। दोनों की आवश्यकता है नेशनल डेवलपमेंट के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए दोनों की आवश्यकता है, राष्ट्र के विकास के लिए दोनों की आवश्यकता है। लेकिन हमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे जिसके ऊपर हम ज़्यादा इन्वेस्ट करें। AR and PAR when pursued together and taken to their logical conclusion will result in product or a process, better clinical practice, scientifically robust understanding of human health, disease, provide inputs for policy decisions, etc. बहुत सारे ऐसे देश हैं, जैसे अमेरिका के बहुत सारे प्रोडक्ट्स दुनिया भर में अवेलेबल हैं। तो इसका मेन रीज़न है एकेडमिक रिजल्ट या फिर एकेडमिक रिसर्च, नॉट रिजल्ट, एकेडमिक रिसर्च, और जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत सारी चीज़ें की। फिजिक्स हैं और दूसरी जो भी केमिस्ट्री, साइंस के बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स के रिसर्चर्स जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में थे, तो उनको ढूंढा, उनको मिले, उनको सुना, कोका कोला ने या फिर मैकडोनल्ड्स ने या फिर दूसरी ऐसी कंपनीज ने, और फिर उनसे सीखा, उनको ऑन बोर्ड लाए। तो ये जो नॉलेज ब्रिज बनाया, तो इसकी वजह से दुनिया के बहुत सारे देशों में आपको यूएसए के प्रोडक्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। यूएसए की कंपनीज जनरली स्पीकिंग दुनिया के सभी देशों में हैं, अपार्ट फ्रॉम ईरान एंड नॉर्थ कोरिया, और शायद अफ्रीका का एक और देश है। तो हर जगह पर आपको यूएसए की कंपनीज देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ रिसर्च। अब बहुत सारे देश जो हैं, बहुत सारे ऐसे मीन्स लोग हैं जो कहते हैं कि इंडिया इन्वेस्टमेंट कम करता है, लेकिन दूसरे देशों के साथ हम हमारा जो कंपैरिजन है वो इतना इजीली भी नहीं कर सकते, क्योंकि नापने का जो तरीका है वो भी अलग है। फॉर एग्जांपल OECD कंट्रीज जो हैं, और ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए आपके लिए, राइट, ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी, इस प्रकार की एक्सपर्टीज़ आपसे एक्सपेक्ट नहीं की जाती है। तो फ्रास्काटी मैनुअल नाम की एक मैनुअल है, जो ये मैनुअल जो है ये एक प्रकार का स्केल है। इट बेसिकली इसके 5 रिविजन्स हो चुके हैं, और 1963 में इसको ड्राफ्ट किया गया था, और ये बताता है कि किस देश ने, OECD कंट्री ने कितना, एक रिपोर्ट है रिसर्च स्टैटिस्टिक का, कितना आपने इन्वेस्ट किया है, थिंग्स लाइक दैट। इंडिया हैज़ टू डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। भारत को यह तय करना होगा कि हमें एकेडमिक या फिर प्रैक्टिकल वर्ल्ड या फिर इन्वेंशन या फिर इनोवेशन, किस चीज़ में हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा। ये चीज़ भारत को तय करनी होगी। द थिंग इज़, हम एकेडमिक रिसर्च को भी, अगर आपको मैं पूछूं तो आप कहेंगे कि मीन्स ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि हमें तो इनोवेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सारी मार्केट की एक्टिविटीज़ और सारी चीज़ें, और यहाँ से पैसे मिलेंगे और इन पैसों का उपयोग फिर हम कर सकते हैं। लेकिन द थिंग इज़,
दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने आपको यूएसए का जो एग्जांपल दिया, तो सेम थिंग अप्लाइज हियर कि एआर और पीएआर जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और आज हमारे देश में इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो एकेडमिक वर्ल्ड के ऊपर या फिर एकेडमिक वर्ल्ड के साथ जुड़ी हुई नहीं हैं, राइट। एक ब्रिज जो है उसमें हमें एक वीकनेस नज़र आ रही है। उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि एकेडमिक वर्ल्ड जो हैं या फिर जो इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च जो होती है, तो उसमें सिर्फ एक पीएचडी हासिल कर ली या फिर एक लिमिटेड विजन के साथ अगर हम एकेडमिक जो वर्ल्ड है उसमें हम एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और हमारे लक्ष्य जो हैं वो लिमिटेड हैं, तो फिर उसका ग्रोथ नहीं होगा। आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। उसके लिए हमें चाहिए इनोवेशन इन आवर थिंकिंग। हमारी जो एक काम करने का तरीका है एकेडमिक वर्ल्ड में, उसको हमें थोड़ा इनोवेटिव बनाना होगा। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो इन शॉर्ट यही है कि एकेडमिक रिसर्च जो है नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ आपके देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पीएचडी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका देश जो है वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी उतना ही सक्सेसफुल होगा। उसके लिए आपको ये ब्रिजेस बनाने होंगे और जैसे मैंने आपको बताया कि ये ट्रायंगल भी बनाना होगा। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हमने डिस्कशन की है। अब आप इसके बारे में सोचिएगा, बताइए कि ये पहला जो टॉपिक था वो आपको कैसा लगा। स्टिक योर सजेशंस और व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। विद दिस डियर फ्रेंड्स, अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आता है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो 3 और स्टूडेंट्स को स्टडी आईक्यू के बारे में ज़रूर बताइएगा। कार्टोग्राफिक यानी कि मैप की जो स्टडीज़ और जो सब्जेक्ट है उसको कार्टोग्राफी कहते हैं। तो मैप आपकी स्क्रीन के ऊपर है, सर्वे ऑफ पाकिस्तान, और यहाँ पर देखिए सारी जो दुनिया है वो पाकिस्तान की है, ऐसा उनका बिहेवियर होता जा रहा है, इज़न्ट इट। जम्मू एंड कश्मीर वाला ये जो हमारा देश का पोर्शन है, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, हमारी जो 2 यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनका नाम देखिए, उन्होंने डिस्प्यूटेड टेरिटरी यहाँ पर लिख दिया है। फिर ये जो लद्दाख रीजन है हमारा, उसके साथ उनकी जो लाइन है वो भी कोई क्लैरिटी इसके ऊपर नहीं रखी है। यहाँ पर देखिए जूनागढ़ और माणावदर, ये गुजरात के कुछ पार्ट्स हैं और आई हैव बीन टू दिस बोथ प्लेसेस, राइट, जूनागढ़ और माणावदर दोनों जगह पर। तो ये वाला पोर्शन जो है इसकी भी एक हिस्ट्री है, कैसा वक्त था जब यहाँ के जो एक राजा थे, आई थिंक मोहम्मद खान या ऐसा कुछ नाम था उनका, और वो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 1947, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल हुआ नहीं। वहाँ पर एक वोटिंग की गई, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पाकिस्तान ने अपना एक नया मैप जो है वो रिलीज़ किया है। जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन पाकिस्तान के हिसाब से, उनके मैप के हिसाब से उनका है। सियाचिन वाला पोर्शन उनका है, सर क्रीक वाला पोर्शन उनका है, और अब जूनागढ़ भी उनका है, ऐसा पाकिस्तान का मानना है। ऐसे सपने जो हैं वो पाकिस्तान देखता है। इंडिया ने ऑफ कोर्स इस चीज़ को रिजेक्ट किया है। इंडिया ने बताया कि ये पॉलिटिकल एब्सर्डिटी है, और इस चीज़ से यही साबित होता है कि पाकिस्तान जो है वो किसी ना किसी तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और टेररिज्म का भी इस्तेमाल करते हुए भारत में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म प्रमोट करता है। पाकिस्तान's decision appears to reset several agreements। पिछले 70 ईयर्स में जितनी हमने मेहनत की, जो भी हमने वक्त जो है इसमें इन्वेस्ट किया, और सिर्फ हमने नहीं, पाकिस्तान में भी बहुत सारे अच्छे लोग थे जिन्होंने, बहुत सारे अच्छे लीडर्स थे जिन्होंने इन प्रॉब्लम्स को जेन्युइनली सॉल्व करने की कोशिश की। लेकिन फ़िलहाल जो इमरान खान की सरकार है, ये चाइनीज़ फूड खाती हैं, चाइनीज़ पानी पीती हैं, चाइनीज़ पैसे खर्च करती हैं, तो चाइना के ही शायद इन्फ्लुएंस में आकर इस प्रकार के जो कहते हैं वाहियात मैप्स जो हैं पाकिस्तान डिज़ाइन करके रिलीज़ करता है। उनको शर्म भी नहीं आती। पाकिस्तान क्लेम टू ऑल जम्मू एंड कश्मीर, पूरा जम्मू एंड कश्मीर जो है वो उनका है, लेकिन लद्दाख वाला पोर्शन जो है वो क्लियरली नहीं बताया है। पास्ट में पाकिस्तान ने ये बताया है कि जम्मू एंड कश्मीर, जब ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था, तो अभी यूनियन टेरिटरी है, तो उस टाइम पर वो जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन, अक्साई चीन जो फ़िलहाल चाइना ने अपने कंट्रोल में रखा है, तो ये सारे रीजन के बारे में पाकिस्तान पहले बात करता था। ऑल ऑफ द सडन उन्होंने अक्साई चीन के बारे में कुछ नहीं बोला, क्योंकि फिर डैडी नाराज़ हो जाएंगे, राइट, चाइना जो है शी जिनपिंग गुस्सा हो जाएंगे।
फिर सियाचिन और सर क्रीक के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। सियाचिन का इश्यू नियरली सॉल्व हो चुका है और सर क्रीक के बारे में जो डिस्कशन है वो 2007 में बस अनाउंस करना बाकी था, बाकी पेपर वर्क और सारी चीज़ें क्लियर हो गई ही। फिर भी पाकिस्तान आज देखिए ऐसी बातें कर रहा है, प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा स्ट्रेच कर रहा है। और जूनागढ़ की बात करें, देखिए जूनागढ़ 1947 में इश्यू था, उस टाइम पर एक प्रॉब्लम था, चैलेंज था। तो इसका सॉल्यूशन ये निकाला कि वहाँ पर एक रेफरेंडम किया गया, तो वहाँ की 95% पॉपुलेशन ने भारत को वोट दिया कि हमें भारत के साथ, जूनागढ़ को भारत के साथ रहना है। 1948 फरवरी 1948 प्रिसाइसली ये वोटिंग कंडक्ट किया गया और फिर वहाँ के जो राजा थे उस टाइम के वो भागकर पाकिस्तान चले गए, ऐसी कुछ हिस्ट्री भी है। तो इट इज़ मीन्स आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं उनको भी अपनी बताकर पाकिस्तान जो है वो फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है। और यहाँ पर एक और ट्रायंगल बनता नज़र आ रहा है, इनफैक्ट बन चुका है। इस ट्रायंगल के बीच में हैं हम इंडिया, एक तरफ हैं पाकिस्तान, दूसरी तरफ हैं चाइना और एक है नेपाल। तीनों देशों ने भारत के सामने इस प्रकार के लैंड बाउंड्री और इस प्रकार के ज़मीन को लेकर चैलेंजेस हमारे सामने रखे हैं। स्ट्रेइंग इनटू ट्रबल्ड वाटर्स, अगेन पाकिस्तान और भारत के बारे में बात करेंगे। खास करके ये वाला जो पोर्शन है गुजरात का, ये पाकिस्तान से बहुत ही नज़दीक है। गुजरात के बहुत सारे ऐसे फिशरमैन हैं, राइट, मछुआरे जो हैं वो मछलियाँ पकड़ने के लिए अपना जो भी काम है, उनका काम क्या है, उनका मेन धर्म कहें, उनका काम कहें, वो जो समंदर है उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि उनकी तो खेती समंदर ही है। तो समंदर में वो जाते हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, देखिए इनके पास ऐसी कोई ख़ास टेक्नोलॉजी या फिर ऐसे गैजेट्स नहीं होते हैं। अपनी जो भी अंडरस्टैंडिंग है, एक लंबे टाइम से ट्रेडिशनल जो मछली पकड़ते आए हैं, आजकल थोड़ी बहुत सैटेलाइट फ़ोन्स और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन ऐसे कोई गैजेट्स उनके पास नहीं है कि कौन सा इंटरनेशनल वाटर पाकिस्तान का है और कौन सा भारत का है। और कई बार उनको गुजरात के एरिया में, गुजरात का जो पानी है वहाँ पर इतनी ज़्यादा मछली नहीं मिलती है, तो उनको थोड़ा और ज़्यादा डीप यानी कि दूर जाना पड़ता है और फिर पता चलता है कि वो पाकिस्तान के पानी में एंटर हो गए हैं। और जैसे ही वो पाकिस्तान के पानी में एंटर होते हैं तो पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, कोस्टल गार्ड और नेवी, उनको अरेस्ट कर लेती हैं और फिर लंबे टाइम के लिए वो जेल में चले जाते हैं। सेम थिंग गोज़ विथ पाकिस्तानी फिशरमैन एज वेल, उनके पास भी ऐसी कोई गैजेट्स नहीं। कई बार वो ऐसे घूमते घूमते भारत की वाटर में एंटर कर जाते हैं और भारत की जो नेवी है, कोस्ट गार्ड है, वो उनको पकड़ लेते हैं। और दोनों तरफ देखिए फिशरमैन जो हैं वो तो अपना परिवार चलाने के लिए फिशिंग करते हैं, इज़न्ट इट, और फिर बर्बाद हो जाते हैं उनके परिवार के लोग, राइट। जब ब्रेड विनर जो हैं परिवार के, वही जेल में चले जाते हैं। और देखिए भारत और पाकिस्तान का लिस्ट देखिए, भारत के कुछ 270 फिशरमैन पाकिस्तान के जेल में हैं और 54 सिविलियन पाकिस्तान की जेल में हैं। पाकिस्तान के 97 फिशरमैन भारत की जेल में है और 265 सिविलियन भारत की जेल में है। 2008 में एक प्रपोजल तय किया गया, इसमें 4 जज भारत से और 4 जज पाकिस्तान से एक कमेटी बनाई गई और ये जुडिशल कमेटी जो है वो एक दूसरे देश को विज़िट करेगी। जब पाकिस्तान के ये 4 जजेस यहाँ पर आएंगे तो हमारे 4 जजेस मिलकर उनको सारी जगह पर ले जाएंगे और प्रिजनर्स को मिलेंगे, उनको एग्जामिन करेंगे, उनकी हेल्थ देखेंगे, सारी चीज़ें सॉल्व करने की प्रोसेस जो है ये 4+4 8 जजेस मिलकर करते थे। और सेम थिंग गोज़ विद इंडियन जजेस भी वहाँ पर जाते थे और सारी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, थिंग्स लाइक दैट। ये जो कमेटी है उनका जो काम है उसकी प्रशंसा तो गवर्नमेंट ने बहुत की, लेकिन इनके रिकमेंडेशंस को फॉलो नहीं किया। इनकी लास्ट मीटिंग हुई थी अक्टूबर 2013 में, उसके बाद 5 साल चले गए। भारत ने 4 जजेस को नॉमिनेट कर लिया है लेकिन पाकिस्तान ने ये नहीं किया है। और इसी चीज़ की वजह से बहुत सारे मासूम लोग जो हैं, मेहनत करने वाले, मजदूरी करने वाले ऐसे लोग जो हैं वो जेल में हैं और उनके परिवार पता नहीं कैसे सरवाइव करते हैं। बहुत ही बुरी हालत में उनके बच्चे, उनके बीवी, उनके बुजुर्ग माँ बाप रहते हैं। तो दोनों देश की इस पर्टिकुलर मैटर के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनको समझना चाहिए कि उनके डिले, उनके ईगो, उनका जो भी कुछ है,
लैक ऑफ मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों की वजह से हज़ारों परिवार जो हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। तो इट इज़ बेटर कि हम इसका एक सॉल्यूशन निकालें, क्योंकि दुख जो है ये दोनों तरफ हैं, दोनों लोगों के, दोनों तरफ के परिवारों को उतना ही दुख सहन करना पड़ता है। तो इट इज़ बेटर कि वी फाइंड इसका कोई एक लॉजिकल सॉल्यूशन ढूंढे, जैसे कि एक नो अरेस्ट पॉलिसी भी, अगर फिशरमैन है तो फिर नो अरेस्ट पॉलिसी भी हम कर सकते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन कश्मीर, कश्मीर के बारे में काफ़ी सारे आर्टिकल्स हमें पढ़ने को मिलेंगे। ये इंडियन एक्सप्रेस में से मुझे आर्टिकल मिला, काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। देखिए, कश्मीर के बारे में ये बताया जाता है कि टेररिस्ट एनकाउंटर जो हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। दिस इज़ राइट एज वेल, एनकाउंटर बढ़े हैं, लेकिन क्या टेररिस्ट एनकाउंटर जो हैं वो ज़्यादा होना कोई सक्सेस का एक कोई नाप है, या फिर सक्सेस नापने के लिए कि ये जो आर्टिकल 370 35A हमने रिमूव कर दी है तो उसके बाद टेररिस्ट एनकाउंटर्स बढ़ गए, तो ये कश्मीर के लिए सक्सेस हैं? क्या ये एक राइट मेजरमेंट है? द आंसर इज़ नो। तो राइट मेजरमेंट क्या होना चाहिए वो हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल में देखेंगे। तारिक मोहंद नाम के एक कारपेंटर थे। ये एक हैफ नाम का विलेज है, वहाँ पर रहते थे, और उनको टेररिस्ट आकर एबडक्ट कर लेते हैं, फिर उनको टॉर्चर किया जाता है, फिर उसकी लाश जो है उसको रिलीज़ किया, उसकी लाश मिलती हैं, फिर उनको दफनाया जाता है, और दफनाने के बाद ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये इस व्यक्ति को कहते हैं कि ये तो एक शहीद हैं, ये तो एक मार्टर हैं। फिर उनकी लाश को फिर से निकाला जाता है, और फिर उनको जो एक मार्टर का जो भी एक कब्रिस्तान है वहाँ पर दफनाया जाता है। अब सोचिए उनकी प्रेग्नेंट वाइफ के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर क्या बीती होगी, राइट। एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई कसूर नहीं है, जो मेहनत मजदूरी कर रहा था, तो उनको एबडक्ट कर लिया और उनको मारा गया और फिर मार डाला, उनको मारा पीटा गया और फिर मार डाला। तो एक लंबे टाइम से कश्मीर में इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो रेगुलर इंटरवल्स में होती रहती हैं, और ख़ास करके कई लोगों के ऊपर जब शक होता है कि ये इन्फॉर्मर्स हैं तो उनको इस प्रकार से मर्डर किया जाता है उनका, ताकि दूसरे लोग जो इन्फॉर्मर सोच रहे हैं बनने के बारे में तो उनके दिमाग में एक भय पैदा हो जाए कि ऐसी चीज़ नहीं करनी है, वरना हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अब टेररिस्ट न्यूट्रलाइज करना जो है, जिसको एक इंडिकेटर माना जाता है सक्सेस का, लेकिन द रियलिटी इज़ के देखिए, टेररिस्ट एक कोई बन गया, उनके हाथ में हथियार हैं, तो या तो वो अपना हथियार जब ड्रॉप कर दे और सरेंडर कर दे तो एक अलग बात है, लेकिन टेररिज्म जो है वो दिमाग का खेल है, ये एक आइडियोलॉजी है। तो आइडियोलॉजी को आप बंदूक से कंट्रोल नहीं कर सकते, आइडियोलॉजी को आप आइडियोलॉजी से ही, यानी कि विचार को विचार से ही मारा जा सकता है। तो यहाँ पर जो हमें सक्सेस मिला है, एज पर द सुपरिंटेंडेंट, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो ये आर्टिकल लिख रहे हैं, वो बताते हैं कि यंगस्टर्स के रिक्रूटमेंट में हमें आर्टिकल 370 और 35A के जाने के बाद एक ड्रॉप देखने को मिला है। दिस इज सक्सेस। यंगस्टर्स जो है उनको भड़काया जाता है, उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, और फिर स्टार्टिंग में कई लोगों को स्टोन पेल्टिंग के लिए उकसाया जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे उनको कहते हैं कि कब तक पत्थर फेंकते रहोगे, अब तो आपको अपग्रेड होना है, ये रही बंदूक और गोलियां हैं, ये सारी चीज़ें। तो जब ग्रास रूट लेवल पर रिक्रूटमेंट कम होता है, बंद हो जाता है, तो ये सक्सेस होता है। नई सप्लाईज जो हैं वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिलेगी, और यंगस्टर्स जो हैं उनके लिए हमें डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स की शुरुआत, और टफेस्ट जॉब है उनको कन्विंस और काउंसिल करना, जो यंगस्टर्स हैं उनको, क्योंकि एक हद तक ब्रेन वॉश हो गया है, फिर आपको बहुत ही धैर्य से, शांति से उनको समझाना है। और पोस्ट अगस्त, ये जो 5 अगस्त 2019 के बाद ऑफिसर्स को भी ये छूट मिली कि वो और ज़्यादा फ्रीडम और स्पेस उनको मिली है, ताकि वो चीज़ों को अच्छी तरीके से अपने तरीके से सॉल्व कर सकें। तो ये एक बदलाव है। अगर आप कोई पूछे कि भाई 370 और 35A को निकालने के बाद टेररिज्म और इन सारी चीज़ों में क्या बदलाव आया, टेररिस्ट एनकाउंटर्स और ज़्यादा बढ़े हैं, बट द थिंग इज़, द रियलिटी इज़ के रिक्रूटमेंट जो है वो ड्रॉप हुई है, दैट्स ए बिग सक्सेस। तो यही इसका कोर है इस पर्टिकुलर आर्टिकल का। न्यूज़ आइटम्स की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर साहब आज एक इनॉग्यूरल एड्रेस देंगे, कॉन्क्लेव ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आज देने वाले हैं। जम्मू एंड कश्मीर के जो फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे गिरीश चंद्र मुर्मू साहब, तो उनको भारत का कैग बनाया गया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मणिपुर एक्सटेंड्स कंप्लीट लॉकडाउन 15 अगस्त तक, और
भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन जो पेरिशेबल आइटम्स हैं उनको सिमलेसली सप्लाई करेगी। वाइस प्रेसिडेंट साहब ने ये बताया है कि दूसरे देशों को भारत के इंटरनल मैटर्स के ऊपर कमेंट करना बंद करना चाहिए। इंडिया ने 6 लाख लोगों को टेस्ट किया। सीबीआई के मनोज शशिधर जो हैं वो सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी DIAT ने ये फर्स्ट प्राइज़ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 का जो फर्स्ट प्राइज़ है वो उन्होंने हासिल किया है, उन्होंने जीता है। श्रीलंका की रूलिंग पार्टी जो है वो जीत गई है और इंडिया ने जो बेरूत में जो नुकसान हुआ है जो लेबनान में तो उसका असेसमेंट मांगा है। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।